हेलो एंड एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह एंड आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हैं हम, जिसके अंदर हम यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसके ट्रेंड्स को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम ये एनालिसिस के बाद इतना अश्योर जरूर करेंगे कि आपका एक माइंडसेट जरूर बन जाएगा जिससे आप यूपीएससी का प्रीलिम्स तो जरूर निकाल पाओगे। क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो आसान है। बस आपको यहां पर क्या करना होता है कि यूपीएससी के माइंडसेट को समझना होता है, और अगर आपने उस माइंडसेट को क्रैक कर लिया मतलब यूपीएससी को क्रैक कर लिया। एंड वो माइंडसेट क्रैक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना। तो आपकी तैयारी को और ज्यादा आसान बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए हम ये सेशंस लेके आए हैं, जिसके अंदर आज मैं बात करूंगा पिछले 10 सालों के अंदर जो हिस्ट्री के अंदर प्रीलिम्स के अंदर सवाल पूछे गए हैं, उनके ट्रेंड्स को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी कौन से मेजर थीम्स के ऊपर सवाल पूछता है एंड आगे आने वाले समय में वो किस पर्टिकुलर थीम के ऊपर सवाल पूछ सकता है। सो आज हमारा उद्देश्य वही रहेगा। हम मेजरली सबसे पहले क्या बात करेंगे, हम ट्रेंड्स की बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या सवाल पूछे गए थे और फर्दर एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स वो कैसे पूछ सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, हम कहीं ना कहीं इस ट्रेंड को सिलेबस के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे एंड देन मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा कि फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स किस में से सवाल पूछे जा सकते हैं एंड फाइनली ये सब होने के बाद हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो मेन एजेंडा साथियों यही रहेगा हमारा। अब यहां पर पूरा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो भी यूपीएससी देता है ना, वो यूपीएससी के माइंडसेट को अगर समझ लिया उसने तो बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि यूपीएससी गए दिन क्या करती है कि मतलब सबसे पहले अगर पहले प्रीलिम्स के सवाल की बात करें तो यूपीएससी मेजरली थीम्स में से सवाल पूछती थी। अब थीम्स मतलब क्या हो गया, जो मेजर थीम्स हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म, ओके, देन उसके बाद हो गया जैनिज्म, देन मौर्यन एम्पायर, मतलब ये जो बड़े बड़े थीम्स थे उसके ऊपर सवाल पूछती थी। बट अब क्या हो गया है ना, यूपीएससी फिर उसके बाद गया इन थीम्स के, ये मेजर थीम है, इन थीम के यूपीएससी ने आगे चल के सब थीम्स के ऊपर सवाल पूछना शुरू किया। जैसे बुद्धिज्म के कुछ भाग होते हैं, ऑलराइट, जैसे कि उसके डिविजन्स की अगर मैं बात करूं तो डिविजन्स के अंदर आ जाएगा कि एक महायान डिवीजन होता है, देन दूसरा होता है हिनायान डिवीजन होता है, ओके, ऐसे डिवीजन। सो ये सब थीम हो गया, इस थीम का ये सब थीम हो गया, यूपीएससी फिर इसके ऊपर आया। देन अब यूपीएससी क्या कर रहा है, इस सब थीम के ऊपर यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। और ये हमें कैसे पता है, ये हमें पता है क्योंकि हमने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है। अब जिसने ये पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं किया वो पढ़ेगा क्या, जो सभी लोग पढ़ते हैं, दैट इज द थीम्स। लेकिन क्या यूपीएससी इनमें से सवाल पूछ रहा है? नहीं। तो यूपीएससी सवाल कहां से पूछ रहा है? यूपीएससी अब यहां से सवाल पूछ रहा है। तो हमें पढ़ना क्या चाहिए? हमें ये पढ़ना चाहिए। लेकिन हम पढ़ते क्या है? हम ये पढ़ते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि यूपीएससी का माइंडसेट क्या है। इसीलिए अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है तो यूपीएससी के माइंडसेट को समझो, जिसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो है पीवाईक्यू एनालिसिस। इसीलिए आज इस सेशन में मैं पूरे हिस्ट्री को डिकोड करूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं उसको कैसे करना है और कैसे थीम्स को आइडेंटिफाई करना है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं कि पिछले 10 सालों के अंदर प्रीलिम्स के ईयरली एनालिसिस कैसे की जाती थी, तो यहां पर डेटा जो है साथियों 2013 से मैंने लिया हुआ है, ठीक है, बट एनालिसिस हम जब स्टार्ट करेंगे तो 2011 से करेंगे। बट यहां पर डेटा अगर आप देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं, विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये चीज समझते हैं कि यार यूपीएससी जो है ना, इतिहास को इतना ज्यादा वेटेज नहीं देता है। बट लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, दैट इतिहास यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो सवाल पूछता है इसके ऊपर। 100 सवालों में से ऑन एन एवरेज 14 to 18 क्वेश्चंस यूपीएससी हिस्ट्री में से पूछता है एंड 14 to 18 क्वेश्चंस मतलब कितने हो गए, 28 to 34 मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स में से 28 से 35 मार्क आप इतिहास से ही ला सकते हो। और
35 मार्क्स में से आई एम अश्योरिंग यू दैट यू कैन एटलीस्ट स्कोर 25 to 30 मार्क्स अगर आपने ये एनालिसिस ढंग से किया है तो। अगर आप ये ट्रेंड्स देखें, 2013 में 16 सवाल पूछे, तो 2014 में 20, और ऐसे सवाल ऑन एन एवरेज वो 14 to 18 सवाल पूछते रह गया। लेकिन 2020 में क्या हो गया, 2020 में जब इसने 20 सवाल पूछे, उसके बाद सीधा डिप हो गया 2021 में, जहां पर उसने सवाल पूछे सिर्फ 10। और उसके बाद अब या तो फिर इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पर 2014 के बाद ये पूरा डिप होते गया है 2017 तक। तो जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिक्लाइन हो रहे थे तो बच्चे यहां पर ये सोचते रहेंगे कि यार सवाल तो यूपीएससी अब हिस्ट्री में से पूछ ही नहीं रहा है, मतलब हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस कम हो रहा है। यहीं पर यूपीएससी वापस से किकबैक करती है। यूपीएससी आपको यह बताना चाहती है कि भाई अगर हम आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब्जेक्ट हमारे लिए कम इंपॉर्टेंस है। उसके ही अगले साल 2017 में जब यूपीएससी ने सिर्फ 14 सवाल पूछे, उसके ही अगले साल 22 सवाल यूपीएससी ने पूछे, मतलब फ्रॉम 14 to 22 नियरली 8 क्वेश्चंस, मतलब 14 मार्क्स का जंप यहां पर आपको देखने मिलता है। तो जिसने भी यहां पर नहीं पढ़ा रहेगा उसका तो गेम यहीं पर हो गया था। ओके, मींस दे डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट। सो दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी लगे कि यूपीएससी सवाल कम पूछ रहा है तो शायद उसके अगले आने वाले प्रीलिम्स में यूपीएससी सवाल पूछेगा। सो ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इस माइंडसेट को। अब यहां पर मोस्ट रिपीटेड थीम्स क्या है, ट्रेंड्स क्या है हिस्ट्री के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पूछने में। अब पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे तो ये जो है साथियों, ये जो एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड थीम्स है उसके ऊपर मैंने यहां पर बताया कि यूपीएससी इन द प्रीवियस 10 इयर्स उसने किसके ऊपर ज्यादा सवाल पूछे। मतलब अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें, दैट इज स्टोन एजेस और हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसने मेजरली किसके ऊपर पूछा है, इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट्स के ऊपर पूछा है। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स के ऊपर, देन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग साइट्स। देन वैदिक एज की बात करें तो सोशल सिस्टम जो वैदिक एज में रहा है, वुमेन और कास्ट का क्या रोल प्ले रहा है, टेक्नोलॉजी क्या रहा है। तो ये सारे चीजें यूपीएससी ने हर एक टॉपिक के ऊपर सेग्रीगेशन हमने किया हुआ है। तो यूपीएससी इन मेजर थीम्स के ऊपर सवाल पूछ रही है। लेकिन अब क्या होगा ना कि यूपीएससी इन्हीं थीम्स में से इनके सब थीम के ऊपर सवाल पूछेगी। जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हो गया, पहले वो क्या पूछता था, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बोथ द रिलीजन, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, डिफरेंट सेक्ट। अब डिफरेंट सेक्ट में मैंने क्या बताया था कि भाई महायान के ऊपर इन्होंने पहले सवाल पूछा, मतलब ये थीम है और एक सब थीम था महायान। अब आगे इन्होंने क्या पूछा, इस सब थीम का एक सब थीम है दैट इज महासमगिका सेक्ट। यूपीएससी ने इसके ऊपर सवाल पूछ लिया। तो अब सब थीम के ऊपर जा रहे हैं। अब यहां पर अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, तो यहां पर देखिए यूपीएससी ने, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा है तो आप यहां पर जो रिपीटेड लेवल ऑफ क्वेश्चंस है ना वो भी आप देख सकते हैं। दैट इज 2019 के सिविल सर्विसेज एग्जाम में यूपीएससी ने क्या पूछा, इनमें से, इन तीनों ऑप्शंस में से महायान बुद्धिज्म के फीचर्स क्या हैं, मतलब बुद्धिज्म का एक सब थीम है महायान। ये 2019 में इन्होंने पूछा। अब यहां पर 2020 में आ जाइए, बस एक साल के बाद इन्होंने क्या पूछा, ये सब थीम का सब थीम इन्होंने पूछ लिया, दैट इज स्थाविरावादिन महायान को बिलोंग करता है क्या, लोकोताविरावादिन और महासमगिका बुद्धिज्म महायान का है क्या, या महायान बुद्धिज्म में महासमगिका का क्या रोल प्ले है। तो महासमगिका इट इज अ सब थीम ऑफ महायान बुद्धिज्म। तो अगर जिसने यहां पर ये थीम्स को एनालाइज कर लिया होता वो आसानी से इस सवाल को कर पाता। और 2020 के बाद 2023 में देखिए वापस से क्या पूछा इन्होंने, महासमगिका पूछ लिया, मतलब इनमें से कौन सा साइट महासमगिका का इस एरिया के अंदर था। सो रिपीटेशन देख रहे हो आप। सो यहां पर यही रिपीटेशन के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने ये थीम्स को अच्छे से कर लिया तो आपके लिए जो यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं उसको समझ पाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी रिपीटेशन बहुत करती है। वहां पर मैंने आपको मोस्ट रिपीटेड थीम्स के बारे में बताया। ये आपको जो डॉक्यूमेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा इसका लिंक। सो यहां पर ये इन्होंने गुप्ता पीरियड के बारे में एक सवाल इन्होंने पूछा, ठीक है। देन वापस से इन्होंने गुप्ता पीरियड के बारे में ही इन्होंने क्या किया, एक और सवाल पूछ लिया, दैट इज यहां पर आप देखो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में एक और सवाल। ऑलराइट, देन आगे मैंने कुछ और स्लाइड्स भी रखे हैं जिसमें आप ये चीज समझ पाओगे
कि ये जो देखो विथ रेफरेंस टू दीज टर्म्स कुल्यवापा एंड द्रोणवापा, ये भी गुप्ता पीरियड का है, फिर अगेन गुप्ता पीरियड। सो रिपीटेशन ऑफ थीम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब पहले गुप्ता पीरियड के बारे में नॉर्मली पूछा जा रहा था, बट अब क्या हो रहा है कि उस सब थीम का सब थीम पूछा जा रहा है। तो ये सारे सवाल आपको क्या सिग्निफाई कर रहे हैं कि हमें पीवाईक्यूज को करना पड़ेगा और बहुत ढंग से करना पड़ेगा। अब जो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है उसके बेसिस पे यूपीएससी आगे क्या पूछ सकता है 2025 और 2026 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में। तो इसको समझने के लिए हमने रिपीटेड थीम्स समझ लिया। अब फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स में हम क्या समझेंगे कि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर हमने क्या देखा था, मेजरली यूपीएससी साइट्स के बारे में पूछता है। बट अब यूपीएससी क्या पूछ सकता है कि भाई कंपैरिजन, यूपीएससी के बहुत सारे स्टेटमेंट्स के अंदर कंपैरिजन होता है। मतलब यूपीएससी क्या पूछ सकता है कि भाई आईवीसी और प्री हिस्ट्री के बीच में कंपेयर कर लो, या पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में कंपैरिजन कर लो, ठीक है। या जो आईवीसी के टाइम का ट्रेड था वो महाजनपदा के पीरियड के टाइम के ट्रेड के साथ कंपेयर कर लो। तो कंपैरिजन इन्होंने पूछ लिया। वैदिक एज की बात करें तो अभी तक वो वैदिक एज के अंदर कास्ट, वुमेन, सोसाइटी, इन सब की बात पूछ रहे थे। बट अब वो क्या पूछ सकते हैं कि भाई वहां का लिटरेचर कैसा था, वहां का आर्किटेक्चर कैसा था, उसके बारे में पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं साथियों वो आर्किटेक्चर वो शुरुआत ही कहां से करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वो सीधा मौर्यस के ऊपर जंप कर जाते हैं। बट क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 3000 बीसी के अंदर था और मौर्यस जो बने थे 321 बीसी में, नियरली 2700 साल का जो डिफरेंस है, क्या उसके बीच में कोई भी आर्किटेक्चर नहीं रहा होगा? क्या रहा ही होगा ना, बट ऑब्वियस है। तो क्या यूपीएससी उसके ऊपर सवाल नहीं पूछ सकता? ऑब्वियसली पूछ सकता है। तो हमें यही चीज समझना पड़ेगा कि जो नॉर्मल एस्पिरेंट्स नहीं कर रहे ना, यूपीएससी वही सवाल पूछता है, और ये चीज नॉर्मल एस्पिरेंट्स नहीं कर रहे। तो हमें ये चीज करना पड़ेगा ताकि हम रेडी रहें कि यूपीएससी कोई भी सवाल पूछ ले, हम प्रीलिम्स निकाल सकें। सो दिस इज वन थिंग। देन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के ऊपर अभी तक हमने क्या देखा कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है भाई, उनके थीम्स के सब थीम्स मतलब जो महायान है, देन उसके सब थीम। बट अब बुद्धिज्म का डिक्लाइन एंड इमर्जेंस कैसे हुआ, वो इमर्जेंस के अंदर कौन से रूलर्स का कंट्रीब्यूशन था, डिक्लाइन कब हुआ और क्यों हुआ, वुमेन का क्या रोल प्ले था। तो ये सब वो थीम्स के सब थीम्स है, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर आपको एडिशन दिया है। मौर्यंस के बारे में यूपीएससी हमेशा जनरली उनके पॉलिटी, सोसाइटी, इनके बारे में पूछता था। बट अब वो अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा था उसके अंदर का एक प्रोविजन वो दे देगा। ओके, मौर्यन एम्पायर के पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेशन में अर्थशास्त्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले था। तो मौर्यन एम्पायर का पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एम्पायर इज द थीम, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेशन इज द सब थीम। वो सब थीम का एक सब थीम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के अंदर का एक प्रोविजन अर्थशास्त्र का सब थीम होगा। तो अब यूपीएससी वो चीज आपसे पूछेगा। तो हमें ये चीज को समझना पड़ेगा कि भाई यूपीएससी जो है ना, इस हिसाब से वो फंक्शन करता है, ठीक है। तो यही है, प्रीलिम्स का एनालिसिस ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। और प्रीलिम्स के एनालिसिस के साथ साथ हमें सिलेबस को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सवाल अभी तक आपने देखा है साथियों, वो सब सिलेबस से ही जुड़े हुए हैं। सिलेबस के अंदर आप देखेंगे कि यूपीएससी क्या बोलता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। प्रीलिम्स के लिए वो बस एक ही स्टेटमेंट देता है, और उस स्टेटमेंट के अंदर वो पूरा का पूरा इतिहास समा देता है, और उसी के अंदर से यूपीएससी फिर सवाल पूछ लेता है। सो ये जो भी हमने ट्रेंड्स निकाले हैं, ये सिलेबस को ब्रेक डाउन करने के बाद कौन से थीम्स आते हैं, और वो थीम्स को पीवाईक्यू एनालिसिस, पीवाईक्यूज के साथ जोड़ के हमने फिर यूपीएससी के माइंडसेट को समझा। तो हमें करना ऐसे है, डायरेक्शन हमें चाहिए यूपीएससी के प्रिपरेशन में, डायरेक्शन लेस और स्पीड होके पढ़ेंगे तो डायरेक्शन के साथ जो हम एक साल में कर सकते हैं वो डायरेक्शन लेस होके शायद 5 साल में भी नहीं हो पाएगा। दैट इज द डिफरेंस ऑफ स्मार्ट स्टडी। और यहां पर जो मैंने आपको स्मार्ट स्टडी की बात करी है ना, वो स्मार्ट स्टडी वही है, ठीक है। तो यहां पर मैंने सिलेबस भी ऐड किया है, ये सिलेबस के साथ अपने को गो थ्रू करना है। सो यहां पर इसी हिसाब से हमें ट्रेंड एनालिसिस को पकड़ना है। सो एंड में हमारा स्मार्ट अप्रोच कैसा होना चाहिए? स्मार्ट अप्रोच हमारा ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले हम सिलेबस को पकड़े, सिलेबस को समझे, सिलेबस के अलग अलग कंपोनेंट्स को जाने,
वो कंपोनेंट्स को जानने के बाद PYQs के साथ उसको कनेक्ट करें और वहां से हम यूपीएससी के माइंडसेट को समझें। एंड जब हम वो समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रिपरेशन इस लेवल तक आ जाएगा कि हम यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ हमें स्मार्ट अप्रोच करना पड़ेगा। सो ऐसे ही हम क्या करेंगे, आने वाले समय में हम एक एक साल का जो हिस्ट्री के जो भी PYQs हैं उसका एनालिसिस करेंगे इन द कमिंग टाइम्स ऑन यूट्यूब इटसेल्फ, एंड दैट विल बी फ्री। So with this, I thank every one of you for watching me and for watching Career First IAS Academy. Study well, stay safe and direction लेके पढ़ें और smart way से पढ़ें. So with this, thank you everybody.